नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले मांग की लोच के पहले प्रकार अर्थात मांग की कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर अध्ययन किया। उसके पश्चात पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने दूसरे प्रकार मांग की आय लोच इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर अध्ययन किया। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि मांग की आय लोच का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है। उसी के अंतर्गत हमने एंजल वक्र पर किस प्रकार से मांग की आय लोच का मापन किया जा सकता है उसका भी अध्ययन किया था। लेकिन पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने एंजल वक्र एक सीधी सरल रेखा के रूप में लिया था, जिस पर मांग की आय लोच का मापन हमने देखा था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम गैर रेखीय एंजल वक्र पर आय लोच के मापन को समझेंगे, नॉन लाइनर एंजल कर्व। इसके आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार से गैर रेखीय एंजल वक्र पर आय लोच का मापन किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हम बात करते हैं गैर रेखीय एंजल वक्र पर आय लोच के मापन की। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ इस डायग्राम के अंतर्गत हमने एक गैर रेखीय तथा बाहर की ओर उन्तोदर एंजल वक्र लिया है। जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं, ये एंजल कर्व है जो कि मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स है, गैर रेखीय है। इसके किसी एक बिंदु पर मांग की आय लोच का इनकम इलास्टिसिटी का मापन किस प्रकार से होता है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखें कि इसी एक गैर रेखीय तथा बाहर की ओर उन्तोदर कॉन्वेक्स एंजल वक्र है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव एंजल वक्र किस प्रकार का होता है, इसका हम किस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं ये कॉन्वेक्स होता है कॉनकेव होता है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत की है। आज इसके बिंदु पर किसी एक बिंदु पर आय लोच के मापन को समझेंगे। तो किसी भी बिंदु पर आय लोच का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस बिंदु पर हम आय लोच का मापन करना चाहते हैं वहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। जैसा कि यहाँ ये टी स्मॉल टी हमने क्या खींची है, एक स्पर्श रेखा खींची है जो के बिंदु पर इस एंजल कर्व को स्पर्श करती है। के बिंदु पर आय लोच के मापन को देखें हम, तो जैसा कि हम आय लोच के मापन का सूत्र जानते हैं, एम अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम। ठीक है, यहाँ हम देखें इस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम को हमने इस प्रकार से लिख दिया, 1 अपॉन डेल्टा एम अपॉन डेल्टा क्यू। क्योंकि इसको फिर दोबारा अगर हम सरल करेंगे, अगर डेल्टा क्यू को यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो पुनः वही स्थिति हमारे सामने आएगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम। इसलिए हम इस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एम को 1 अपॉन डेल्टा एम अपॉन डेल्टा क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ हम जब ये स्पर्श रेखा खींची है टी स्मॉल टी, तो हमारे सामने एक ट्राइंगल बनकर आता है, वो है के टी क्यू। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम देखें यहाँ एम क्या है, एम आय उपभोक्ता की आय। इस डायग्राम के अंतर्गत हम इसको देखें तो वो कितनी है, के क्यू है। क्यू की बात करें तो वो कितनी है, ये मात्रा ओ क्यू है। ठीक है, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा क्यू क्या है, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा एम अपॉन डेल्टा क्यू जो कि एंजल वक्र का स्लोप है, जिसको इस ट्राइंगल के अंतर्गत बनने वाले यहाँ ये लंब अपॉन आधार के द्वारा इसको समझ सकते हैं। डेल्टा एम यानी ये के क्यू और डेल्टा क्यू ये नीचे वाला जो आधार है इस ट्राइंगल का टी क्यू है। इस प्रकार हम यहाँ m का मान जो कि हमने लिया के क्यू वो रख दिया, क्यू का मान जो ओ क्यू है वो रख दिया,
और डेल्टा एम अपॉन डेल्टा क्यू का मान हमने रख दिया इस ट्राइंगल के अंतर्गत जो लंब है वो क्या है, के क्यू अपॉन आधार टी क्यू। ये मान इसके अंतर्गत हमने रख दिए तो हम यहाँ देखेंगे ये के क्यू अपॉन ओ क्यू इंटू टी क्यू अपॉन के क्यू। यहाँ के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया और हमारे सामने क्या प्राप्त हुआ, टी क्यू अपॉन ओ क्यू। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा कि ये तो मेथड है, मैंने सरल रूप में इसको निकालने के लिए बारे में मैंने बताया था आपको, आप इसको ध्यान में रखो। और नीचे क्या है, ये क्यू है, तो हमेशा इसकी मात्रा यानी ओ क्यू को आप नीचे की तरफ रखो ये, और इस ट्राइंगल के अंतर्गत जो आधार बनना है उसको ऊपर की तरफ रखो। तो इस प्रकार हमारे सामने ये यहाँ इस के बिंदु पर इसकी आई लोच इनकम इलास्टिसिटी निकल कर आई है टी क्यू अपॉन ओ क्यू, टी क्यू अपॉन ओ क्यू। चूँकि इस डायग्राम के अंतर्गत हम देखें टी क्यू तो ये है, ये वाला भाग, और ओ क्यू ये है, अर्थात टी क्यू छोटा है, लेस देन है ओ क्यू से। इसलिए जो टी क्यू यानी ऊपर वाला मान इस ओ क्यू से छोटा है, इसका मतलब ये अगर जो लोच आएगी, इनकम इलास्टिसिटी आएगी, वो इकाई से कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि इस जो बाहर की तरफ जो उंतोदर कॉन्वेक्स जो एंजल वक्र है उसके अंतर्गत जो आई लोच यहाँ निकल कर आ रही है वो इकाई से कम निकल कर आ रही है। ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इस एंजल वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर आई लोच समान नहीं होती है, जिसकी हम यहाँ एक अन्य डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ हम देखें कि के बिंदु पर, ये वाला के बिंदु है, उस पर आई लोच निकालने के लिए, इनकम इलास्टिसिटी निकालने के लिए ये टी टी स्पर्श रेखा खींची हमने, और इसके माध्यम से हम यहाँ आई लोच निकालेंगे तो हमें पता है टी क्यू अपॉन ओ क्यू। यहाँ टी क्यू देखें, ये इस प्रकार से ये ट्राइंगल हमारे सामने निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो टी क्यू तो ये वाला भाग है और ओ क्यू ये वाला भाग है। दूसरे इस के प्राइम बिंदु पर अगर हम यहाँ इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो हमारे सामने इस के प्राइम बिंदु पर यहाँ हम इनकम इलास्टिसिटी निकालने के लिए यहाँ ये टी प्राइम स्मॉल टी प्राइम स्पर्श रेखा खींचिए और ये ट्राइंगल हमारे सामने निकल कर आया है। और यहाँ हम देखें टी क्यू अपन ओ क्यू क्या है, यहाँ टी क्यू लें तो ये वाला ये हो गया आधार टी प्राइम क्यू प्राइम, और ओ क्यू प्राइम ये है। निश्चित रूप से इस स्थिति में हम देखेंगे कि इस ओ क्यू से ये ओ क्यू प्राइम भाग, दोबारा समझे हम, इस ओ क्यू से ये ओ क्यू प्राइम वाला भाग है वो ग्रेटर देन है। इसका मतलब इस ओ क्यू प्राइम वाला भाग बड़ा है, इसलिए इस टी प्राइम क्यू प्राइम में ये भाग देंगे हम, तो डिवाइड करेंगे तो ये मान क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात हम देखेंगे कि इस के बिंदु की अपेक्षा इस के प्राइम बिंदु पर यहाँ इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या प्राप्त हुई है, कम प्राप्त हुई है। अर्थात ये के बिंदु पर इनकम इलास्टिसिटी अधिक है, किसकी अपेक्षा, के प्राइम बिंदु की अपेक्षा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कॉन्वेक्स स्थिति का एंजल वक्र पर जो आई लोच है, इनकम इलास्टिसिटी है, वो समान नहीं होती है, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ हम देखें कि बाहर की ओर उंतोदर कॉन्वेक्स स्लोप वाला एंजल वक्र की स्थिति में आय में वृद्धि के साथ वस्तु की आय लोच घटती जाती है। परंतु देखिए दोस्तों, यहाँ के बिंदु और के प्राइम बिंदु पर दोनों ही स्थितियों में यहाँ जो आय लोच है, इनकम इलास्टिसिटी है, वो इकाई से क्या है, कम है, इकाई से कम है। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता अपेक्षाकृत धनी होता जाता है, मतलब उसकी आय में, इनकम में वृद्धि होती जाती है, आय में वृद्धि होने से मांग कम होती जाती है। अतः आवश्यकता की स्थिति में जो निशेषी गुड्स होते हैं
उनकी स्थिति में एंजिल वक्र कॉन्वेक्स होता है। दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है कब, जब हम वस्तु की प्रकृति देखें, नेचर देखें, तो वो वस्तु कौन सी है, अनिवार्य या आवश्यक निशेषरी। तो उनकी स्थिति में जो एंजिल वक्र होता है वो मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर कॉन्वेक्स होता है तथा आई लोच धनात्मक होती है। पॉजिटिव तो होती है, यानी शून्य से तो अधिक होती है, किंतु इकाई से कम होती है। हमने अभी देखा कि यहाँ हमने के बिंदु पर भी देखा और के प्राइम बिंदु पर भी देखा, जो आई लोच है, इनकम इलास्टिसिटी है, वो इकाई से कम है, परंतु शून्य से अधिक है। शून्य से अधिक होना यानी पॉजिटिव होना, और इकाई से ये क्या है, कम है। तथा आय में वृद्धि से मांगी गई मात्रा में अनुपात में कम वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी, लेकिन उससे मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा क्वांटिटी में अनुपातिक रूप से कम वृद्धि होगी। यानी आवश्यक वस्तु है वो एक निश्चित मात्रा में प्रयोग में ली जाती है, ऐसा नहीं कि आय में वृद्धि के साथ साथ उसकी मात्रा क्वांटिटी में क्या कर दें, वृद्धि कर दें। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर कॉन्वेक्स स्थिति के अंतर्गत जो डायग्राम बनता है वो आवश्यक वस्तु अनिवार्य निशेषरी गुड्स का बनता है, और जहाँ आई लोच इनकम इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव होती है परंतु इकाई से कम होती है। तो दोस्तों इसको एक बार और वीडियो को देखना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते जाइए। दूसरी स्थिति हम चलें, विलासिता, लग्जरीज वस्तु गुड्स की स्थिति में आई लोच क्या होगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि विलासिता की वस्तुओं का एंजिल वक्र है वो नतोदर होता है, कॉनकेव होता है। विलासिता वस्तुओं की आई लोच धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन इकाई से अधिक होती है। अभी हमने जो आवश्यक वस्तु है, अनिवार्य गुड्स है, उसकी स्थिति देखी, वहाँ भी पॉजिटिव है परंतु इकाई से क्या है, कम है। लेकिन यहाँ इकाई से ग्रेटर देन 1 है की स्थिति है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लग्जरी जो गुड्स है, विलासिता की वस्तुएं हैं, वहाँ हम जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी, इनकी क्वांटिटी, इनकी मांग मात्रा में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो जैसा कि आप इस डायग्राम के अंतर्गत एंजिल वक्र देख पा रहे हैं कि ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर है, कॉनकेव स्थिति है, और इसके आर बिंदु पर हमें यहाँ इनकम इलास्टिसिटी प्राप्त करनी है। तो हमने ये स्पर्श रेखा इस प्रकार से, ये ग्रीन लाइन आपको देख पा रहे हैं, ये स्पर्श रेखा खींची है, जो कि नीचे यहाँ ये इस मूल बिंदु ओ अक्ष के किस तरफ, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ ये काट रही है। इस प्रकार ये एक ट्राइंगल हमारे सामने बनकर आ रहा है। तो वही मैंने बताया, यहाँ ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, टी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो टी क्यू क्या है, ये रहा इसका आधार, और ओ क्यू क्या है, ये वाली स्थिति है। निश्चित रूप में यहाँ हम कह पाएंगे कि टी क्यू ग्रेटर देन है ओ क्यू में, यानी ऊपर वाला मान बड़ा है। जैसे हम इसको 4 माने और इसको 2 माने, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यहाँ जो हमें मान प्राप्त होगा, वैल्यू प्राप्त होगी, वो इकाई से अधिक होगी। तो विलासिता वस्तुओं की स्थिति में जो एंजिल वक्र होता है वो मूल बिंदु के प्रति नतोदर कॉनकेव स्थिति में होता है, और इनकम इलास्टिसिटी इकाई से अधिक होती है। ठीक है, आगे अपन चलें, हीन वस्तुओं की, इन्फेरियर गुड्स, जिनको घटिया वस्तुएं भी कहते हैं, और इनकी आई लोच ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आई लोच क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एंजिल वक्र पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, एक निश्चित आय स्तर के बाद ऋणात्मक ढाल का। जैसे यहाँ तक हम देखें तो यहाँ तक तो ये एंजिल वक्र है, पॉजिटिव स्लोप का है, अर्थात यहाँ तक ये सामान्य नॉर्मल गुड्स की तरह कार्य करता है, ये वस्तु की प्रकृति रहेगी। लेकिन एक निश्चित इनकम लेवल के बाद ये एंजिल वक्र है वो पीछे की ओर मुड़ जाता है, अर्थात यहाँ हम जो वस्तु की प्रकृति, नेचर हो जाएगा, वो घटिया वस्तु, हीन वस्तु, इन्फेरियर गुड्स की स्थिति में होगा। जैसे गिफिन वस्तु की स्थिति भी लें तो गिफिन वस्तु भी एक प्रकार की घटिया वस्तु, हीन वस्तु ही है, और उसका भी ये एंजिल वक्र प्राप्त होगा हमें, वो पीछे की ओर मुड़ता हुआ प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ इसके आर पॉइंट पर हम यहाँ इनकम इलास्टिसिटी को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने फिर से एक ट्राइंगल बन रहा है, तो वही टी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो टी क्यू इस ट्राइंगल के अंतर्गत हम देखें तो ये है,
लेकिन ये ऋणात्मक है QT की स्थिति में, QT की स्थिति में, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यानी TQ यानी इस तरफ आ रहा है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये TQ क्या है, माइनस की स्थिति है, ऋणात्मक है, ये माइनस TQ है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम के अंतर्गत जितने भी हमने लिए हैं वो ट्राइंगल इस प्रकार बन रहे थे, लेकिन ये उल्टे क्रम में बन रहा है, यानी इसका परिवर्तन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, कमी हो रही है। और मात्रा कितनी है, OQ है, OQ है। इसलिए यहाँ जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। हम यूँ कहेंगे कि वो 0 से क्या है, कम है, लेस देन 0। इस प्रकार हम कहेंगे कि जो घटिया वस्तुहीन वस्तुओं की स्थिति में जो एंजिल वक्र की जो लोच है, आई लोच है, इनकम इलास्टिसिटी है, वो ऋणात्मक रहेगी, ठीक है। इसको एक हम यहाँ इस चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं कि आई लोच को हमने दो स्थितियों के अंतर्गत लिया है, एक ये धनात्मक पॉजिटिव स्थिति ली है और एक ये नेगेटिव स्थिति। यहाँ ये शून्य स्थिति ली है जो कि एक विभाजक रेखा के रूप में कार्य कर रहा है, विभाजक के रूप में कार्य कर रहा है। एक तरफ धनात्मक है और एक तरफ है ऋणात्मक, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अगर इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव प्राप्त होती है तो वस्तु होगी सामान्य, नॉर्मल गुड्स की स्थिति होगी, ठीक है। और यहाँ शून्य स्थिति के हम देखेंगे तो ये इस प्रकार की स्थिति होगी जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा, फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ हम देखें इस स्थिति के अंतर्गत तो यहाँ एंजिल वक्र की या कोई वस्तु है उसकी आय लोच इनकम इलास्टिसिटी ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो ऐसी वस्तुएं होंगी हीन, घटिया, इन्फीरियर गुड्स। अब यहाँ देखें हम जो यहाँ हमने आय लोच है, इनकम इलास्टिसिटी है, पॉजिटिवली है, लेकिन उसकी भी दो स्थितियाँ हम ले सकते हैं। ये इसके विभाजन का कार्य करेगी, कौन सा, आय लोच इकाई के बराबर होना। इससे इस तरफ देखें तो वो स्थिति होगी जहां आय लोच इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 की स्थिति है, इकाई से अधिक है, और ये स्थिति देखें तो लेस देन 1 की स्थिति है। अगर पॉजिटिव यहाँ हम देखें ग्रेटर देन 1 की स्थिति है, आय लोच धनात्मक है, इसलिए सामान्य वस्तु तो है ही, नॉर्मल गुड्स तो है ही, लेकिन उस स्थिति में हम यहाँ देखें कि आय लोच इकाई से अधिक है, इसलिए वस्तु की प्रकृति नेचर होगी विलासिता की वस्तुएं, लग्जरी गुड्स की स्थिति होगी। परंतु इस स्थिति के अंतर्गत देखें यहाँ लेस देन 1 की स्थिति है, इकाई से कम की स्थिति है, इसलिए वस्तु की प्रकृति होगी आवश्यक वस्तु, अनिवार्य वस्तु, नेसेसरी गुड्स की स्थिति होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि एंजिल वक्र पर आय लोच का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने एक सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन एंजिल वक्र पर आय लोच के निर्धारण को देखा, और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने गैर रेखीय नॉन लाइनर एंजिल वक्र पर किस प्रकार से आय लोच इनकम इलास्टिसिटी का निर्धारण किया जा सकता है उसको देखा, जिसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार के एंजिल वक्र को लिया है, जिनमें एक था कॉन्वेक्स स्थिति, उन्तोदर स्थिति को लिया है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स उन्तोदर स्थिति के अंतर्गत वस्तु की प्रकृति होगी वो होगी आवश्यक वस्तु। दूसरी स्थिति हमने देखी यहाँ विलासिता की वस्तुओं की स्थिति में एंजिल वक्र होगा मूल बिंदु के प्रति नतोदर कॉनकेव होगा, और तीसरी स्थिति के अंतर्गत देखा हमने हीन वस्तुएं इन्फेरियर गुड्स की स्थिति में, जिसके अंतर्गत एंजिल वक्र पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है और जहां आय लोच इनकम इलास्टिसिटी ऋणात्मक होती है। और इसका सरल सा हमने तरीका ये देखा कि जिस बिंदु पर हमें आय लोच इनकम इलास्टिसिटी देखनी है वहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसके द्वारा एक ट्राइंगल बन रहा है, और उस ट्राइंगल के आधार पर हम क्या देखेंगे कि नीचे वाला जो आधार है TQ अपॉन जो मात्रा है OQ, उसके आधार पर आय लोच इनकम इलास्टिसिटी का मापन करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।